पहचाना, सही पहचाना आपने, डेजर्ट लोकास्ट। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डेजर्ट लोकास्ट बेसिकली है क्या, ये कहां से आया और इसके असरात क्या होंगे हमारे क्रॉप्स पर। आपको पता ही है आज पूरे एशिया में, खास तौर पर इंडिया में इस पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि जो डेजर्ट लोकास्ट है इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे। फूड इनसिक्योरिटी तो जनरेट नहीं होगी। अब ये कहां से आया और इसके क्या होंगे असरात, इसके क्या होंगे और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब इसको आप मान लीजिए फार्मर्स वर्स्ट नाइटमेयर, फार्मर्स वर्स्ट नाइटमेयर। अभी कोविड-19 चल ही रहा है, अनदर uninvited this what we call as storm has come, which we call as the this desert locust. अब ये कहां से आया, इसको समझने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये कहां से आया। यहाँ पे अगर ये इंडिया में आया तो कहां से आया, तो इसके बाद हम समझेंगे कि ये क्या है और इसे क्या होगा, फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू कर लूं, मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मुदब्बिर बायोलॉजी क्लब। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले। जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डेजर्ट लोकास्ट है या जो लोकास्ट हैं, तो क्या ये नए हैं, क्या ये आज ही इसी साल शुरू हुआ कि इसको बहुत टाइम हुआ, अगर हुआ तो कितना टाइम हुआ। आपको मैं ऐसे समझा देता हूं कि इजिप्ट की अगर हम बात करेंगे, इजिप्ट, मिस्र जिसको हम कहते हैं, मिस्र में टॉम्ब्स जो हैं, वहां के जो टॉम्ब्स है अबाउट 2500 BCE, बहुत पुराने जमाने की टॉम्ब्स जो है वहां पे, उन पे टॉम्ब्स पे वहां पे अभी भी देखा जा रहा है कि वहां पे जो पुरानी टॉम्ब्स थे उन टॉम्ब्स पे कुछ मार्क्स बनाए गए थे और उन पे कुछ शक्लें खींची गई थी लोकास्ट्स की। ये इसलिए हमें समझना जरूरी है कि जो लोकास्ट्स हैं ये आज ही नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से हैं और इससे पहले भी इनके थ्रू बहुत ज्यादा खराबी हुई है क्रॉप्स की, फूड इनसिक्योरिटी जनरेट की हुई है इन्होंने इससे पहले भी। तो इनका जिक्र कुछ होली बुक्स में भी है, जैसे कुछ एविडेंस है, बिब्लिकल एविडेंस कुछ है, और इसमें होली कुरान में भी इनका कहीं पे जिक्र आया है। तो अब ये एक इंसेक्ट है, बाकी जैसे इंसेक्ट्स होते हैं ये भी एक इंसेक्ट है। आपने अगर ग्रासहॉपर का नाम सुना होगा, ग्रासहॉपर, तो ये ग्रासहॉपर ही जैसा दिखता है। अगर कोई डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों में, बिटवीन द लोकास्ट एंड दिस ग्रासहॉपर, मगर दिखने में तो ये बिल्कुल सेम ही है अबाउट ग्रासहॉपर। और ग्रासहॉपर भी इंसेक्ट है, ये भी एक इंसेक्ट है। तो एक इंसेक्ट है, ये बहुत पुराने जमाने से चला आया है। अब इसके बाद हम और डिस्कशन इसके बारे में करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए, इसको ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि वेट वेदर होना चाहिए। वेट वेदर होना लाजमी चीज है इसके लिए। जमीन में अच्छी नमी हो, पानी अच्छा हो, तो ये चीजें इसके लिए बेहतर है। तो और डिस्कशन में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि अब ये पहुंच गया इन इंडिया, अब ये कैसे पहुंच गया, कहां से आ गया ये। अब इसमें समझने के लिए बेसिकली ये ज्यादा अगर देखा जा रहा है तो ये अरेबियन पेनिनसुला में देखा जा रहा है और एरिड रीजन्स ऑफ द अफ्रीका, जैसे कि कीनिया है, इथोपिया है, इन जगहों पे और अरेबियन पेनिनसुला में ये देखा जा रहा है। अब रिसेंटली क्या हुआ, 2018 की बात है कि फ्लड्स आए, बहुत ज्यादा बारिश गिरी एरिड रीजन्स ऑफ द अफ्रीका, जैसे कीनिया में, इथोपिया में, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश गिरी और वहां पे
कुछ कंडीशंस बन गई जो फेवरेबल थे, फ्लड्स वहां पे आ गए, और ये कंडीशंस फेवरेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेजर्ट लोकास्ट। तो ये कंडीशंस इसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होगी, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होगी इसके लिए मुआफिक एक एनवायरनमेंट बन गया, इसके ग्रो होने के लिए, इसके लोकास्ट के ग्रो होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला इसको। कहां पे? एरिड रीजन्स ऑफ अफ्रीका, जैसे कीनिया में, इथोपिया में। तो ये वहां पे ग्रो करना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन उसकी वहां पे बढ़ गई। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला में भी इसकी कुछ कंडीशंस ऐसे बनी कि इसकी ग्रोथ हो गई वहां पे, वहां के डेजर्ट्स में। और ओमान में भी 2019 में बहुत ज्यादा वहां पे रेनिंग हुई, बहुत ज्यादा वहां पे फ्लड्स आ गई, तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा तादाद में ग्रो हुई। इसके बाद क्या हुआ कि ये अरेबियन पेनिनसुला से ईरान चले गए, और ईरान में भी इन्होंने खराबी की, यमन भी चले गए ये, और ये सऊदी अरेबिया को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसके बाद पाकिस्तान भी इनकी लपेट में आ गया, और यहां से अफ्रीका से भी यहां ये चले गए, इस एरिया में यहां पे आ गए ये। इसके बाद ये थ्रू पाकिस्तान ये चले गए इन द इंडिया में। अगर आज के डेट में आप देखेंगे, राजस्थान इसकी लपेट में आ गया। राजस्थान के अबाउट 90,000 हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड, जो राजस्थान की फार्म लैंड है, इसके 90,000 हेक्टेयर्स इसकी लपेट में आ गए हैं। और हरियाणा, पंजाब, वहां पे भी इसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। एमपी, यूपी, वहां पे भी, और रिसेंटली अब दिल्ली। तो ये है वो जगहें जो अभी इंपैक्ट हो रही हैं इसकी वजह से। अब देखिए, ये यहां से होके अरेबियन पेनिनसुला से होके थ्रू अरेबियन सी यहां पहुंच सकता है। एक तो ये रूट है, दूसरा थ्रू ईरान, थ्रू पाकिस्तान, देन इट एंटर्ड इनटू इंडिया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एरिड रीजन्स ऑफ अफ्रीका से यहां चला आया हो। तो ये कैसे आ सकता है यहाँ पे? अब देखिए, ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट की जो ये जो फ्लाइंग इंसेक्ट जो है, ये लोकास्ट, अब ये एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर पर डे, एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। तो इट डजंट रेस्पेक्ट द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई परवाह नहीं है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। तो एक दिन में ये 150 से 200 किलोमीटर तक फ्लाई करके चल सकता है। तो ये वजह है कि ये बहुत ज्यादा फैल गया। अब अगर ये अब फैल गया तो हम देखेंगे कि अगर इससे कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसेक्ट है, इसके 3 स्टेज हैं। एक तो पहले एग है। इससे पहले कि हम समझे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। इसके एग्स होते हैं, और एग्स के बाद इसका लार्वल स्टेज होता है, और लार्वा के बाद इसका एडल्ट स्टेज होता है, एडल्ट स्टेज। अब इसके एग जो है, एक फीमेल जो लोकास्ट है, एक फीमेल लोकास्ट, ये 50 से 100 तक के एग्स एक फीमेल लोकास्ट देता है। अबाउट 50 to 100 एग्स एक फीमेल लोकास्ट जो है वो 50 से 100 तक के अंडे दे सकती है। और इसके बाद क्या होता है, ये डेवलप हो जाते हैं इनटू द लार्वा। इन लार्वा को हम कहते हैं निम्फ लार्वा। इट टेक्स अबाउट 4 weeks, not in developing the eggs into the nymph, but developing the nymph into the adult. अब nymph adult में डेवलप होगा, इसमें लग जाते हैं 4 weeks, 4 हफ्ते इसमें लग जाते हैं। अगर कंडीशंस बहुत अच्छी हैं तो इससे कम भी टाइम लग सकता है। इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल, अगर कंडीशंस अच्छी हैं तो इससे भी कम टाइम लग सकता है, 4 weeks से भी कम टाइम लग सकता है निम्फ लार्वे को डेवलप होने में इनटू द एडल्ट। अब इसके बाद एडल्ट में क्या है, इसके एडल्ट में 2 स्टेजेस हैं। ये सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी, और ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब है कि ग्रुप्स में रहना।
ग्रुप्स में रह के ग्रुप्स में हंटिंग करना, ग्रुप्स में खाना, उसको हम कहते हैं ग्रिगेरियस। तो इसके दो स्टेट्स होते हैं, एक तो सॉलिटरी है, एक तो ग्रिगेरियस है। अगर इसकी डेंसिटी बहुत कम है, अगर पॉपुलेशन लो कास्ट की बहुत कम है, फिर ये ऐसे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपने देखा, डायग्राम में तो बहुत अच्छा है, ये ब्यूटीफुल इंसेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसके जो कर्म है वो सही नहीं है। तो ये सॉलिटरी होता है। अगर बहुत कम तादाद है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इसकी बहुत कम तादाद है, अगर तादाद इसकी कम है, नंबर्स इसके कम है, तो ये रहता है इन द व्हाट वी कॉल एज सॉलिटरी स्टेज, ये सॉलिटरी स्टेज में रहता है। लेकिन अगर इसकी अब ये तादाद बढ़ गई, इसकी डेंसिटी बढ़ गई, फिर ये ग्रिगेरियस फॉर्म में पाया जाता है। ग्रिगेरियस फॉर्म में मीन्स की ग्रुप्स बना लेता है ये, और वहीं पे बेसिकली जो है, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो असली प्रॉब्लम है, जो रूट है, वो वहीं पे शुरू हो जाती है जब इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब इनकी तादाद कैसे बहुत ज्यादा होगी? जब इनको फूड की शॉर्टेज होगी, तब ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आने से, अगर इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो नजदीक आने से क्या मसला होगा, हम इसको देख लेंगे, हम देख लेंगे इसके। तो ये स्वार्म्स बना लेते हैं, जब ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये बना लेते हैं स्वार्म्स। स्वार्म्स का मतलब है ये ग्रुप्स बना लेते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। तो अगर ये ग्रुप्स बना लेंगे ग्रिगेरियस, अब ये ग्रिगेरियस लाइफ अगर ये शुरू करते हैं, इफ दे स्टार्ट ए ग्रिगेरियस लाइफ, अगर ये ग्रिगेरियस लाइफ शुरू करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? ग्रिगेरियस लाइफ पहले हम देख लेंगे ये कैसे ग्रिगेरियस लाइफ डेवलप करते हैं। जो इनमें ये हाइंड लिम्स होती हैं, हाइंड लिम्स, ये इनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक इंसेक्ट की हाइंड लिम्स है और लिम्स है, सॉरी, ये दूसरे इंसेक्ट की हाइंड लिम्स है, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, इनको हाइंड लिम्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। और हाइंड लिम्स को कांटेक्ट करने से इनमें एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हमारी बॉडी में भी सिक्रीट होता है, इसको कभी कभार हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, या हैप्पी हार्मोन भी कभी कभार इसको हम कहते हैं, हैप्पी हार्मोन और हैप्पीनेस हार्मोन। ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, हम लोगों में भी ये रिलीज हो जाता है, खास तौर पर जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका ज्यादा अबंडेंस में इसकी सिक्रीशन हो जाती है यहां पे। लेकिन जब ये नजदीक में आएंगे, इनके हैंडलिम से एक दूसरे के साथ टच होंगे, तो इनकी हैंडलिम टिकलिंग होगी, उसको हम कहते हैं हैंडलिम टिकलिंग। इनकी एक दूसरे के साथ हैंडलिम्स जो है वो एक दूसरे के साथ वो टिकलिंग हो जाएगी उनकी, तो उसके जरिए इनमें सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन इनके बॉडी से सिक्रीट होगा। तो जब सिक्रीट होगा सेरोटोनिन इनकी बॉडी में, सेरोटोनिन की वजह से अब इनकी जो है, ये इनका एडल्ट है, इनका एडल्ट यूजुअली होता है लाइक ग्रास हुपर जैसा होता है, बल्कि ग्रास हुपर और इसमें कोई डिफरेंस, तब हमें कोई ऑब्जर्वेबल डिफरेंस हमें नजर नहीं आती है। तो जब ये सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, तो ये ग्रास हुपर जो है, इसका कलर जो है दैट इज ग्रीन। अब सेरोटोनिन की वजह से इसके कलर में चेंज हो जाती है, दैट्स इट बिकम्स ब्राउन, येलो कलर्ड, ब्राउन येलो कलर बन जाता है इसका। एंड देन वी कॉल इट एज दैट इट इज द लो कास्ट, ये लो कास्ट है। अब हमारे जो यहाँ इंडिया में या पाकिस्तान में जो लो कास्ट है, दैट इज द डेजर्ट लो कास्ट। इसके और भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि रॉकी माउंटेन लो कास्ट, जो 19th सेंचुरी में जिसने एक बहुत बड़ा है वो क्रिएट किया था इन अमेरिका। लेकिन यहाँ पे जो है दैट इज, यहाँ पे इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान और कई जगहों पे जो आज के टाइम में चल रहा है, दैट इज द डेजर्ट लो कास्ट। तो इसका जो कलर होता है दैट इज ब्राउन येलो कलर्ड, मगर ये ब्राउन येलो कलर्ड होने से पहले ये ग्रास ऊपर जैसा होता है ग्रीन कलर का। लेकिन इस पे जब सेरोटोनिन, इसकी बॉडी में जब सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, तो ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू ब्राउन येलो कलर्ड, व्हिच यू कॉल एज द डेजर्ट दिस लो कास्ट।
दिस इज डेजर्ट लोकास्ट। अब इसके ऑलरेडी मैंने आपको इसके लाइफ साइकिल में कहा था कि इसका निफ लार्वा होता है और निफ के बाद ये एडल्ट में तब्दील होता है, और एडल्ट जो है ये विंगड स्टेज है इसका, ये विंगड स्टेज है, इसमें विंग्स होते हैं, ये विंगलेस है, ये जो लार्वा है इसका इट इज विंगलेस, इसमें कोई विंग्स जो है वो विंग्स इसमें नहीं होती हैं, लेकिन एडल्ट में विंग्स होती हैं। तो इन्हीं विंग्स की वजह से ये मैंने जो आपको पहले ही बोला था 150 से 200 किलोमीटर की मसाफत तय कर सकता है एक दिन में। तो यही वजह है उसकी इस चीज की कि ये बहुत सारी जगहों पे फैल गया है। और भी कुछ चीजें हैं इसके फेवर में, अगर विंड हो तो विंड से इनको आसानी हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और तीसरा एक पॉइंट जो है कि ये ग्रुप्स में जब ये फ्लाई करते हैं दे गो इनटू द ग्रुप्स में चले जाते हैं, तो और इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है इसमें। अगर ये इंडिविजुअली फ्लाई करेंगे तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा इस चीज में खर्च होगी, लेकिन जैसे बर्ड्स आप देखते हैं कि बहुत बर्ड्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स चलते हैं जब वो फ्लाई करते हैं, वैसे ये इंसेक्ट जब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते हैं ये इन ग्रुप्स जाते हैं, इसकी वजह से इनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो ये है द ब्राउन येलो कलर्ड डेजर्ट लोकास्ट। अब इसके डैमेज का आपको इस तरीके से अंदाजा होगा, मैं आपको कुछ बता दूं इसके बारे में। इसके डैमेज के बारे में आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा कि अगर हम मान ले कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, मान लीजिए आप 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोकास्ट्स हैं, लोकास्ट्स के स्वार्म्स हैं, ये मान लीजिए आप ये 1 किलोमीटर ऐसे, और स्क्वायर में यहां पे लीजिए, और ये भी 1 किलोमीटर, तो ये बन गए 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर इनका स्वार्म है, झुंड है इनका स्वार्म है, स्वार्म ऑफ लोकास्ट, तो इससे कितना नुकसान होगा। अगर ये फार्म लैंड है, इस पे कोई फसल है, तो कितना नुकसान कर पाएंगे। ये मान लीजिए एक पूरे एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कोई फसलें हैं, तो लोकास्ट का स्वार्म इसमें आ गया तो कितना नुकसान हो सकता है इसमें। अब मान लीजिए कि ये इतना कंज्यूम करेंगे फूड जितना कि 35,000 आदमी जितना पेट भर के फूड खा सकते हैं, पेट भर के जो गजा खा सकते हैं, उतना जो है उतना क्रॉप ये कंज्यूम करेंगे, जितना कि 35,000 आदमी एक वक्त में कंज्यूम करेंगे फूड, उतना ये कंज्यूम करेंगे फूड अगर इनका स्वार्म 1 स्क्वायर किलोमीटर फार्म लैंड पे आ गया जिसमें कोई फसल तैयार है। अब ये क्या खाते क्या है, एवरी वेजिटेशन जो है, वेजिटेशन जो भी वेजिटेशन है, अब ये वेजिटेशन जो भी है उसको ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब वेजिटेशन में चाहे स्टेम है, चाहे लीफ है, चाहे ये फ्लावर है, चाहे फ्रूट है, ये किसी भी चीज को नहीं छोड़ते हैं। सो दिस इज हाउ दे डैमेज द क्रॉप्स। अब इसमें ये इनकी स्वार्मिंग में जो है, इनकी स्वार्मिंग में कुछ स्टेजेस होती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब इनकी इतनी बड़ी स्वार्म्स बनेंगी कि जो कि एक वर्ल्ड वाइड थ्रेट बन सकता है। एक तो ये है कि एक लोकलाइज्ड स्वार्म है, लोकलाइज्ड स्वार्म। इसका मतलब है कि ग्रीगेरियस फॉर्म में रह रहे हैं, ये झुंडों में रह रहे हैं एक लोकलाइज्ड एरिया में, लेकिन एक लोकलाइज्ड एरिया में, वहां से ये बाहर नहीं जाएंगे लोकलाइज्ड एरिया में। तो इट्स अ प्रॉब्लम, बट इट्स अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। किसी मुल्क में, किसी कंट्री में एक पर्टिकुलर एरिया में ये डेवलप हो गए, उतनी ज्यादा उनकी तादाद नहीं बढ़ी, तो इनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड स्वार्म्स। तो ये उस कंट्री के उस एक एरिया में इनका इंपैक्ट होगा। अगर अब इसके बाद भी स्वार्म्स इससे ज्यादा बढ़ गए, इससे ज्यादा इनकी तादाद बढ़ गई, उसको हम कहते हैं अपसेट स्वार्म। अपसेट स्वार्म जो है ये एक बड़े एक जियोग्राफिकल एरिया में लोकलाइज्ड इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ये आएगा। मान लीजिए आप किसी एक मुल्क में आ गया, तो उस जियोग्राफिकल एरिया के बाहर नहीं जा रहा है। ये जो लोकलाइज्ड स्वार्म है ये छोटा एक स्वार्म है, एक लोकलाइज्ड, एक
मुल्क के अंदर भी, एक कंट्री के अंदर भी एक छोटे एरिया में इसका इंपैक्ट होगा। अगर इससे बड़ा स्वार्म है देन इट इज अपसेट स्वार्म। ये अपसेट स्वार्म जो है, ये झुंड जो है, ये एक जियोग्राफिकल एरिया में अपना इंपैक्ट दिखाएगा, तो उस जियोग्राफिकल एरिया से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा बढ़ गया देन इट इज नोन एज प्लेग। इट इज नोन एज प्लेग। ये जो स्वार्म है इट कैन गो बियॉन्ड द कंट्रोल जो अभी चल रहा है। इट कैन गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इट कैन involve one region, it can involve another regions, it can involve sometimes the whole world. So this is the current stage. इस current stage में पहले upset swarm था, इसके बाद ये एक localized swarm था, अब इसके बाद ये plague swarm में चला गया। तो this is less dangerous, the localized swarm is less dangerous, इसका impact localized area में होगा। upset swarm इससे ज्यादा dangerous है, किसी एक region में जा सकता है। लेकिन जो plague है, ये swarm जो है, it can sometimes be global, नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज ग्लोबल होगा है, लेकिन इट कैन बी ग्लोबल। तो जैसे अभी चल रहा है कि अरबियन पेनिनसुला से थ्रू ईरान, थ्रू पाकिस्तान, थ्रू ओमान एंड थ्रू यमन, तो इन एरियाज में ये चला गया, तो इट इज प्लेग स्टेज इसका है अभी। सो दिस इज हाउ इट डैमेजेस द क्रॉप्स। तो एक बहुत बड़ी ये एक प्रॉब्लम है, तो हम नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ए ग्रेव इशू। तो अगर हम देखेंगे इंडिया में, अगर देखेंगे फ्रॉम पास्ट 27 years we have not seen such a dangerous situation which threatens the whole this agricultural sector which can generate the food insecurity. तो हम कह रहे हैं कि पिछले 27 सालों में ऐसी सिचुएशन हमने नहीं एनकाउंटर की है यहाँ पे इंडिया में। तो इट कैन जनरेट इन फूड इनसिक्योरिटी। ऑलरेडी दुनिया में एक प्रॉब्लम चल रही है ड्यू टू द कोविड-19, तो इट कैन एग्रीवेट द सिचुएशन, इट कैन एग्रीवेट सिचुएशन। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर गोइंग एडवर्स इन दिस 2020, इट इज रियली लाइक 2020। तो पहले कोविड का 2020, तो अब इसका जो है दिस लो कास्ट, so it can aggravate the situation. This can aggravate the situation. It can generate food insecurity. God forbid, it can create famines and very dangerous situations like that. तो अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद हम देखेंगे कि now how we can control it. अब इसमें देखेंगे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि अमेरिका की हम बात करेंगे थोड़ा बहुत। अमेरिका में एक आया था इन 1874 to 77, sorry, in 19th century. In 19th century, there was a problem like this, but that was due to another type of this locust, which we known as Rocky Mountain locust. तो ये Rocky Mountain locust 19th century में आया था, and it had created destruction of the crops in the America. इसने एक बहुत बड़ी एक फूड इनसिक्योरिटी जनरेट की थी इन अमेरिका। तो कहा जा रहा है कि वो जो स्वार्म जो थे तब स्वार्म जो थे इन अमेरिका, they were of the size of California. तो वो जो स्वार्म का जो साइज था that was of the size of the California. तो it has created a problem. इसने बहुत बड़ी फूड इनसिक्योरिटी वहां पे जनरेट की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो रॉकी माउंटेन लोकास्ट है, इट वाज कंप्लीटली ड्रोन अवे, इट बिकेम एक्सटिंक्ट। ये जो रॉकी माउंटेन लोकास्ट है, ये सेम लोकास्ट है, थोड़ी बहुत सी डिफरेंस है इनमें। ये भी लोकास्ट है और ये भी, ये जो यहाँ पे हमने देखा डेजर्ट जो अभी चल रहा है, दैट्स डेजर्ट लोकास्ट। ये भी लो कास्ट है और ये रॉकी माउंटेन लो कास्ट भी, ये भी लो कास्ट है, थोड़ी सी डिफरेंस है, सेम ये है इंसेक्ट है। अब ये जो रॉकी माउंटेन लो कास्ट, इट्स नाउ एक्सटिंक्ट। द लास्ट सर्वाइविंग member of the Rocky Mountain locust was seen in 1902. Since then it has been completely drawn out of the world. It has remained a great ecological secret. ये एक great ecological जिसको आप कहते हैं great ecological secret, एक बहुत रहस्य रहा है इन इकोलॉजिस्ट्स कि ये कैसे ये एक्सटिंक्ट कैसे हुआ, ये अचानक ये कैसे एक्सटिंक्ट हुआ रॉकी माउंटेन लोकास्ट। अब इसमें
कुछ बाउंटीज दी गई थी, कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे फार्मर्स को इनको कलेक्ट करने के लिए, फिर उन्होंने कुछ डिचेस खो दी थी, उन्होंने इनको बर्न किया था। लेकिन ये कैसे हुआ, फिर ये एक्सटिंक्ट कैसे हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि जब माइनिंग शुरू हुई, माइनिंग माइनिंग जब शुरू हुई इन अमेरिका, तो और एडवांस टूल्स ऑफ दिस एग्रीकल्चर जब इस्तेमाल किए गए, तो जमीन के अंदर जो रह गए थे इनके एग्स, उनको उखाड़ दिया गया और वो डैमेज हो गए। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये कंप्लीटली इलिमिनेट हो गई ये स्पीशीज। बट स्टिल इट्स नॉट कन्फर्म कि ये एक रीजन रहा होगा, माइनिंग एंड द यूज ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चरल दीज टूल्स, कि बस एक ही चीज ये रही होगी कि जिसकी वजह से ये कंप्लीटली एलिमिनेट हुआ है। तो अभी ये एक इकोलॉजिकल सीक्रेट रहा है कि इस पे अभी भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हो रहा है। और दूसरी एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर इसके जो है, ये जो इसके अंडे जो रहते हैं, इसके एग्स जो रहते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो इसके किस्म है इसके लोकास्ट के, कि कुछ लोकास्ट ऐसे भी हैं कि जिनके अंडे अगर 20 साल तक जमीन में भी रहे, कि फेवरेबल कंडीशंस इनके लिए नहीं बनी, अगर 20 साल बाद भी इनकी फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं, तो ये 20 साल बाद भी एक लार्वा बनाएंगे, नीफ लार्वा बनाएंगे, फिर एडल्ट बनाएंगे। अब आज के दौर में इनका ज्यादा बढ़ना, इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, इसका भी एक हाथ है, कि ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो गया, इसका भी एक हाथ है। जैसा कि मैंने कहा कि अफ्रीका में ये फ्लड्स आ गई, वेट वेदर इनके लिए बहुत अच्छा है, वेट वेदर इनके लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत मौजूद है। तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज इज आल्सो लिंक्ड विद दिस थिंग। तो मैं कह रहा था कि आपको अमेरिका का कि रॉकी माउंटेन लोकास्ट ने वैसे कहां कैसे तबाही की थी, और फिर इसको कैसे एलिमिनेट किया गया था। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया गया था, तो इस तरीके से ये कंप्लीटली एलिमिनेट हुआ। तो लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा कि इट हैज रिमेन्ड एज एन इकोलॉजिकल सीक्रेट। अब यहां पे हम देखेंगे कि हम कैसे, अब ये जो नया जो चैलेंज है ऑफ डेजर्ट लोकास्ट, इससे हम कैसे लड़ सकते हैं, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। इस डेजर्ट लोकास्ट जिसकी यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई, इससे कैसे लड़ा जा सकता है, कंट्रोल इसको कैसे किया जा सकता है। पहले हम कुछ सिंपल टेक्निक्स की बात करेंगे। अगर आप आज भी YouTube पे सर्च करेंगे कि आप देखेंगे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो यूटेंसिल्स बजा रहे हैं, वो ढोल बजा रहे हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, कुछ माइक पे वो कुछ आवाजें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। बट दैट्स नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। कब तक आप एक बड़े फार्म लैंड में कोई ढोल लेके उसको पीटेंगे और कितनी देर आप वो कर सकते हैं? लेकिन उसका एक असर है। अगर म्यूजिक या वो डोल या प्लेट्स या वो यूटेंसिल्स बजाते रहे किसी एरिया में, तो वो ये प्रेफर नहीं कर रहे हैं वहां पे रहना, वहां से ही भाग जाते हैं। लेकिन दैट हैज अ वेरी टेम्पररी इफेक्ट। अब दूसरा एक मसला है यहाँ पे, हम अब इनको क्या करेंगे, हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब पेस्टिसाइड जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, ये ये फार्मर की लैंड में प्रॉब्लम नहीं कि हम जाके उसके इसमें फार्म में पेस्टिसाइड छिड़कें। एयरक्राफ्ट्स हैव बीन यूज्ड टू स्प्रे द ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर एयरक्राफ्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है दवाई छिड़कने के लिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स छिड़कने के लिए। लेकिन इट हैज आल्सो जनरेटेड ग्रेव प्रॉब्लम। इसने भी एक बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा की है। जब हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स कहीं जगह पे डालेंगे, तो इट क्रिएट्स पोल्यूशन। वो ऑर्गेनोफॉस्फेट एक्चुअली फिर लास्ट में कहां चला जाएगा? वो वाटर बॉडीज में चला जाएगा। तो इस पे सारे बायोटा पे, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका एक एडवर्स इफेक्ट देखा जा रहा है, और ह्यूमन्स में भी इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देखे जा रहे हैं। सो दिस इज अ सॉल्यूशन, बट इट्स नॉट एन इको फ्रेंडली सॉल्यूशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन नहीं है ये। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक चीज है कि दुनिया के बहुत सारी जगहों में इसको लोग खाते भी हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ऑफ यमन।
यमन में क्या हुआ, यमन में जब बहुत क्राइसिस हो गया इसका, तो यमन में लोगों ने पहले इन्हीं को खाया, पहले इन्हीं को लोकास्ट्स को लोगों ने शुरू किया लोकास्ट्स को ही खाना। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट्स अ डिलिशियस फूड, दिस ये डिलिशियस फूड माना जा रहा है ये लोकास्ट्स। तो यमन में जब इन्होंने बहुत ज्यादा क्राइसिस शुरू की, तो लोगों ने पहले इन्हीं को खाया, फिर वो क्रॉप्स बच गए और फिर वो क्रॉप्स लोगों ने खाए। तो ये भी एक सिचुएशन, लेकिन कितने एक आदमी या लोग कितने लो कास्ट को खाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये भी कोई एक रीजनेबल एंड व्हाट वी कॉल एज रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। तो इसके बाद और दूसरी एक प्रॉब्लम है इसमें कि इनको अब खाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देखी जा रही है इन ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स, सो इट कैन पोज अ थ्रेट। अगर ह्यूमंस इनको बहुत एक्सेसिव लेवल पे कंज्यूम करेंगे, तो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स का जो है वो बिल्डअप हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट एक्यूमुलेशन हो सकती है, बायोमैग्निफिकेशन हो सकती है ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स की। तो इसके बाद कुछ और हम बात करेंगे चाइना की, डिफरेंट कंट्री, उसकी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया जब चाइना में ये सिचुएशन हो गई। तो चाइना में उन्होंने कुछ चिकन्स की कुछ वैरायटीज थी उन्होंने वहां पे, और डक्स की कुछ वैरायटीज थी। इन डक्स और ये चिकन्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वीड्स को खा रहे हैं, ये फसलों को नहीं तबाह कर रहे हैं, ये वीड्स को खा रहे हैं और इन लोकास्ट्स को खा रहे हैं। तो ये भी एक सोल्यूशन उन्होंने इस्तेमाल किया है, और दे हैव सक्सेस इन दिस स्टेप। ये जो स्टेप है उन्होंने लिया है, इसमें कोई सक्सेस भी उनको हासिल हो गई है। लेकिन ज्यादा इंपैक्ट जो है वो इनका डक्स का रहा है। कहा जा रहा है कि चाइना के जो डक्स थे वो 200 लोकास्ट्स पर डक, एक जो डक था वो 200 लोकास्ट भी एक दिन में खा सकता था। और ये जो चिकन्स है ये 70 लोकास्ट्स पर डे खाते थे, ये जो चिकन्स थे। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, और कहा जा रहा है कि चाइना में इसका बहुत इंपैक्ट रहा है। अब जब सिचुएशन ये एग्रीवेट होगी इन पाकिस्तान, तो चाइना से इन्होंने मंगवाई ये डक्स, चाइना से इन्होंने डक्स मंगवाए। तो इसका भी एक इंपैक्ट रहा है। कहा जा रहा है कि अबाउट 100,000 डक्स लाए थे पाकिस्तान ने चाइना से, और उनको भी कुछ फायदा हुआ था इससे। लेकिन रिसेंटली एक अच्छी बात निकल के आ रही है फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, दैट इज द रिसर्चर्स नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च विंग जो है वहां पाकिस्तान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च विंग जो है ऑफ दैट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें दो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑफ दैट ऑफ द मोहम्मद खुर्शीद, एन एम्प्लॉय ऑफ दिस डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय है इस डिपार्टमेंट में, and another that is Jawhar Ali. This man is a biotechnologist है वहां का। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सजेशन दी है यमन में जो लोगों ने इनको खाया, इनको लोकास को, उसी से इन्होंने एक पॉइंट लिया। इन्होंने कहा कि अब अगर इसको लोग खा रहे हैं तो इसमें है क्या, इसमें अबाउट 70% प्रोटीन है। ये जो लोकास है इनमें 70% प्रोटीन है। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को सोयाबीन जो है, सोयाबीन इनको इंपोर्ट करना पड़ता था। बहुत सारे मुल्कों से ये सोयाबीन लेते थे और फिर इसको सोयाबीन को ये इस्तेमाल करते थे इन चिकन फीड। और इन दो लोगों ने एक सजेशन दी कि अब हमें सोयाबीन लाने की जरूरत नहीं है चिकन फीड के लिए, अब हम इन्हीं को करेंगे इस्तेमाल। किनको, हम लोकास्ट्स को, क्योंकि इसमें ये प्रोटीन रिच होते हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे एज चिकन फीड। तो इनको हमने पकड़ना है। तो इन्होंने फार्मर्स को कहा कि आप पकड़ के लाइए इनको लोकास्ट्स को, और गवर्नमेंट ने इन्होंने पर केजी के हिसाब से इनको 1 kg के हिसाब से इनको 20 रुपीज
पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 20 रुपीज इनको 1 kg का देते हैं। ये फार्मर्स जाते हैं अपने फार्मर्स में और वहां से पकड़ के लाते हैं इनको लो कास्टर्स को, तो इनको हर एक केजी पे 20 रुपए मिलते हैं। तो 24 आवर्स में एस्टिमेट किया गया है कि एज पर पाकिस्तानी करेंसी ये 20,000 रुपीज बन जाते हैं एक आदमी के। एज पर पाकिस्तानी करेंसी ये 20,000 रुपए कमा सकते हैं एक दिन और एक रात में अगर ये काम करेंगे। इन लो कास्टर्स को जमा करके इनको हैंड ओवर करेंगे फिर। तो इससे चिकन फीड बनेगी। एक तो सोयाबीन इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये जो प्रॉब्लम है ये लो कास्टर्स को, इनको भी लोग चुन चुन के इनको पकड़ेंगे। उसके लिए उनको नेट्स भी दी गई, पकड़ने के लिए इनको नेट्स भी दी गई इन फार्मर्स को। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 9,000 रुपीज इन 24 आवर्स बन जाते हैं। 9,000 रुपीज तो एक बहुत ज्यादा अमाउंट है। एक तो इन फार्मर्स को भी रिलीफ मिल गया, दूसरी बात सोयाबीन भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, तीसरी बात जो चिकन फीड इनसे तैयार होगी लो कास्ट से वो प्रोटीन रिच है। So this is an option which can be exercised globally. It's an option. They have opened a very new window, and it has been very much appreciated globally. This step has been very much appreciated globally of that of the Mohammad Khurshid and that of the Jawahar Ali, because this is a very positive step. ये चीज है कि इसको अब इस्तेमाल किया जा सकता है इन चिकन फीड। तो एक तो रिसोर्स बच जाएगा वहां से, हमने सोयाबीन भी अब ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि इन फार्मर्स को इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इन फार्मर्स को भी एक रिलीफ मिलेगा। एक तो इनके खेत साफ हो जाएंगे लो कास्ट से, और दूसरी बात है इनको कुछ इंसेंटिव्स भी मिल जाएंगे। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल प्रोसेस। तो दिस इज the situation, this is where we stand, and this is how the entry of this low caste in the India has aggravated the already deteriorating situation which was due to the COVID-19. Hope that the things will change, but we have to be prepared for the things, and this is how we can control these pests, these dangerous pests. It's an international problem rather. So hope for the best.